हेलो फ्रेंड्स, पंच तत्व योग में आप सबका स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड थ्योरीज़ का ये पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। कुछ थ्योरीज़ तो हमने पार्ट 1 में कर ली थी, एक्सप्लेन की थी। आपने वो वीडियो आपने देखा होगा। यदि अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इससे आप जब कमेंट करेंगे तो मैं अपने वीडियो में चेंजेस कर सकती हूँ, इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो बची हुई जो थ्योरीज़ है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बिहेवियरिज्म की थ्योरी। तो बिहेवियरिज्म थ्योरीज़ के अंदर कौन कौन सी हैं? वॉटसन, ये भी मैच दी कॉलम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको इस टेबल को एज इट इज़ आप लर्न कर लें। वॉटसन ने एसआर स्टिमुलस रेस्पॉन्स की थ्योरी दी है और इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है और बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है और कर्ट लेविन की जो है वो चेंज मॉडल वाली थ्योरी है। तो आइए अब हम इनको सबको एक एक करके देख लेते हैं कि इस थ्योरी के अंदर क्या डिटेल में है। शॉर्ट में ही जानेंगे, ज़्यादा अंदर से डिटेल में नहीं आता है। ये एसआर थ्योरी ऑफ वॉटसन। तो एवरीथिंग फ्रॉम स्पीच टू इमोशनल रेस्पॉन्सेज व सिंपली पैटर्न्स ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। यानी कि जो क्या कहा गया कि भाई जो एवरीथिंग, जो सब कुछ, जो कुछ भी है, जो स्पीच देना, जब भाषण देना हो या कोई इमोशनल हो, सारा जो पैटर्न है किसके ऊपर बेस रहता है? वो है स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। हमें किसी न किसी वजह से हमें स्टिमुलस होता है, फिर हम उसके ऊपर रेस्पॉन्स करते हैं। तो वॉटसन का मानना था कि मानव व्यवहार जो है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध को इंगित करता है और प्राणी का प्रत्येक व्यवहार किसी न किसी तरह के उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया ही होती है। और जॉन बी वॉटसन डिनाइड कंप्लीटली द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड और कॉन्शियसनेस। वो सारा का सारा क्या कहते हैं कि जो उन्होंने, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड और कॉन्शियसनेस को उन्होंने डिनाई किया है। और जॉन बी वॉटसन का जो वर्क है, स्पेशली विथ लिटिल एल्बर्ट, एक छोटा बच्चा के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका नाम उन्होंने दे दिया लिटिल एल्बर्ट। एंड द रेट contributed to psychology through the development of methodological behaviorism। तो जॉन बी वॉटसन के कार्य ने विशेषकर लिटिल अल्बर्ट और चूहे के साथ पद्धतिगत व्यवहार के विकास के माध्यम से मनोविज्ञान में योगदान दिया। तो वॉटसन की थ्योरी एसआर थ्योरी है। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? लिटिल अल्बर्ट एंड रेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। In the little Albert, Watson wanted to show that infants have a natural innate fear of loud sounds। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जो बच्चे होते हैं, जो कोई भी जो आवाज़ बहुत ज़ोर से होती है, उसमें बच्चे नेचुरली उनमें फियर होता है और स्वाभाविक तौर पे उनमें फियर होता है। जो उन्होंने और जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया फिर बाद में, ये एक रेड सफ़ेद चूहा दिखाया यूजिंग अ हैमर एंड अ पाइप। तो उन्होंने जो ख़ास तौर से जो इस साउंड की बात की, तो उन्होंने हैमर के द्वारा आवाज़ करके उसका इस पर एक्सपेरिमेंट किया था पुत्र एल्बर्ट के ऊपर, लिटिल एल्बर्ट के ऊपर। एक सब पहले तो क्या किया उन्होंने, एक चूहा जो है वाइट, जो रेड, वो सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद एक तेज़ आवाज़ की और उसे और रिपीट की। तो अल्बर्ट ने बिना किसी तेज़ आवाज़ के चूहे को देखना ही रोना शुरू कर दिया। और चूहे जो पहले तो तटस्थ उत्तेजना थी और वह वातानुकूलित उत्तेजना बन गई, इसका कारण अल्बर्ट रो पड़ा। और अल्बर्ट की भयभीत प्रतिक्रिया वातानुकूलित प्रतिक्रिया थी। यानी कि पहले तो क्या किया कि भाई कोई आवाज़ के साथ में उन्होंने चेक किया कि भाई अल्बर्ट को वो डर जाता है तेज़ आवाज़ से। कोई भी बच्चे को हम अगर अचानक से खूब तेज़ आवाज़ करते हैं तो आप लोगों ने चेक किया होगा कि वो एकदम से डर जाता है और रोने भी लग जाते हैं कई बच्चे। और फिर जब उन्होंने क्या किया, चूहे के साथ में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो चूहे के साथ में हैमर से तेज़ आवाज़ की तो
तो उसने रोना शुरू कर दिया। फिर ये जब कंडीशनिंग होगी, इवान पावलोव ने जैसे किया, डॉग का एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सेम कंडीशन, सेम एक्सपेरिमेंट है ये। तो फिर उन्होंने चूहा और हैमर दोनों साथ में किया, तो फिर हैमर नहीं होते हुए भी चूहे को देख करके भी वो रोना शुरू कर देता है। ये एक्सपेरिमेंट था। नाउ नेक्स्ट जो थ्योरी है बिहेवियरिज्म की, वो है इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सिमिलर थ्योरी है ये भी, और इसको हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जो हम ये इमेज के साथ समझेंगे कि पहले क्या होता है कि डॉग के सामने अगर बेल अगर बजाई जाती है तो कोई भी उसके कुछ असर नहीं होता है डॉग के, उसके मुंह से कोई लार नहीं टपकती है ना। और फिर बाद में अगर जब हम फूड उसके सामने, डॉग के सामने लाते हैं तो उसकी लार टपकने लग जाती है। और फिर क्या करते हैं कि फूड और फिर बेल दोनों साथ में, फूड भी और बेल भी, तो उससे क्या हो गई कि ये कंडीशनिंग हो गई। और फिर यदि अगर फूड नहीं है, सिर्फ बेल बजा दी जाए, तब भी कंडीशनिंग के बाद में क्या होगा, डॉग के मुंह से लार निकलेगी कि भाई बेल बजी है तो खाना आएगा। तो ये वाला एस्पेक्ट आ जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं ये क्या चरण है। 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण के अंदर भोजन को देखते ही नेचुरली क्या होता है, लार टपकती है डॉग के मुंह से। और सेकंड के अंदर क्या करते हैं कि जो घंटी बजाना और भोजन दोनों साथ में, तो लार टपकती है। फिर थर्ड स्टेज में क्या किया जाता है कि घंटी बजा दी जाती है लेकिन फूड नहीं दिया जाता है, तब भी फिर स्वाभाविक तौर पे लार टपकने लग जाती है। तो ये इवान पावलोव का थ्योरी थी। बी.एफ. स्किनर की, तो इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाता है बी.एफ. स्किनर की कौन सी थ्योरी है, मैच दी कॉलम के अंदर आ जाता है। बी.एफ. स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग समटाइम्स रेफर टू एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये भी हमको नाम याद रखना है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग is a method of learning that employs reward and punishment for behavior। और इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली जो थ्योरी है, जैसे अगर रिवॉर्ड दिया जाएगा तो उस कार्य को दोबारा किया जाएगा, यदि अगर पनिशमेंट दिया जाता है तो उस कार्य को दोबारा नहीं किया जाता है। और ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। एंड स्किनर्स बॉक्स, उन्होंने जो यूज़ में एक्सपेरिमेंट जो किया वो इस नाम से जाना जाता है, स्किनर्स बॉक्स। इसमें क्या करते हैं कि एक लेबोरेटरी के अंदर एक एनिमल जो केज होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला गया। और विच टिपिकली कंटेन्स अ लीवर दैट मस्ट बी प्रेस्ड बाय द एनिमल टू गेन रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट। तो इसमें प्रयोगशाला के अंदर क्या करते हैं कि जो एक लीवर भी उसके अंदर लगा दिया जाता है कि उसको दबने पर या तो रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगा। तो उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, एक चूहे को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और उसमें इलेक्ट्रिक शॉक भी रखा था और फूड का भी उन्होंने लीवर रखा। तो जैसे चूहे का पैर जैसे ही वो घूमता रहता है, इधर उधर राउंड लगा रहता है, मूवमेंट होता है, तो जब चूहे का पैर लीवर पर पड़ेगा तो फूड उसके अंदर आ जाएगा, तो उसको फूड मिल जाएगा एज ए रिवॉर्ड। और यदि अगर उसके ऊपर नहीं पड़ता है, किसी और उसके ऊपर पड़ता है, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, तो विल अवॉइड। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो स्किनर का बॉक्स है वो चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो स्किनर्स के बॉक्स के नाम से ये प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी वो है कर्ट लेविन की चेंज मॉडल। और कर्ट लेविन डेवलप्ड अ चेंज मॉडल इन्वॉल्विंग 3 स्टेप्स। इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, फ्रीजिंग। यानी फॉर लेविन द प्रोसेस ऑफ चेंज एंटर्स क्रिएटिंग द परसेप्शन दैट अ चेंज इज़ नीडेड, यानी चेंज की जो है आवश्यकता है। देन मूविंग टूवर्ड्स द न्यू, देन फिर क्या करना है कि वो उस ओर मूव कर रहा है, नए व्यवहार की ओर मूव कर रहा है, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ बिहेवियर, एंड फाइनली सॉलिडिफाइंग दैट न्यू बिहेवियर एज द नॉर्म।
फिर क्या करते हैं कि अंत में उस व्यवहार को अपना लिया जाता है, उसको पक्का कर लिया जाता है। तो संगठनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाने के लिए उन्होंने इस सादृश्य का उपयोग किया कि कैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा अनफ्रीजिंग प्रक्रिया के माध्यम से बर्फ़ के शंकु में परिवर्तित होने के लिए अपना आकार बदलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर किसी को कोई हैबिट है, कोई बैड हैबिट है, तो उसको जैसे डायबिटीज़ का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट को उसको पता है कि शुगर है, तो शुगर क्या करना है कि उसको अब आवश्यकता है कि उसको छोड़नी है, और फिर क्या कर रहे हैं कि वो उसको उस ओर बढ़ रहा है, उसको शुगर को छोड़ रहा है, और फिर वो विदाउट शुगर ही स्टार्टेड परमानेंटली, मतलब उसने अपना कंज्यूम करना शुरू कर दिया सब चीज़ों को, तो वो क्या हो गया, रीफ्रीज हो गया। पहले तो उन्होंने शुगर की जो हैबिट है उसको अनफ्रीज किया, फिर अपने आप को चेंज किया, फिर रीफ्रीज किया अपनी डाइट में चेंजेस करके। तो ये थी कर्ट लेविन की थ्योरी। फिर नेक्स्ट है कॉग्निटिविज्म एंड बिहेवियरिज्म थ्योरीज, जिसमें है मैस्लो की एंड रॉबर्ट गैग्नी की। मैस्लो की थ्योरी जो है हायरार्की ऑफ नीड्स, इसको हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं, मैस्लो पिरामिड भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एंड मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अब्राहम मैस्लो 1943 में फॉर हिज पेपर टाइटल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एंड इज बेस्ड ऑन ए हायरार्की ऑफ नीड्स which starts with the most basic needs and subsequently moves on to the higher level। यानी कि जो बेसिक से एकदम बुनियादी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वहाँ से शुरू होती है और फिर हायर लेवल की ओर जाती है। आइए अब इसको समझ लेते हैं क्या है ये थ्योरी। ये इम्पॉर्टेंट है और इसको जो स्टेप्स है इसमें से किस सीक्वेंस से इसको याद रखना है, और इसके अलावा जो इसको 3 पार्ट में भाई जो व्यक्तिगत आपकी फ़िज़िकल आवश्यकता कौन सी है, फिर सामाजिक कौन सी है, फिर बुद्धि के लेवल पे कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको याद रखना, एज़ इट इज़ याद रखना ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट जो आवश्यकता है बताइए, बेसिक नीड जो बताई गई है इस पिरामिड में, फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल जो है वो जैसे कि ब्रीदिंग करना, सांस लेना, फूड, वाटर, स्लीप और एक्सक्रीशन, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स है। फिर सेकंड नंबर पे आती है सेफ्टी, जो सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मॉरलिटी, द फैमिली, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ये सेफ्टी के अंदर आ जाएगा। तो ये दोनों कौन से लेवल की हो गई, इंडिविजुअल लेवल की आवश्यकता हो गई, बेसिक नीड्स हो गई, या फिज़िकल लेवल की हो गई, इसको हम शारीरिक आवश्यकताएं बोलेंगे इसको। और फिर लव एंड बिलोंगिंग, थर्ड स्टेप जो है, जिसके अंदर फ्रेंडशिप, फैमिली एंड सेक्सुअल इंटीमेसी। फिर फोर्थ स्टेप एस्टीम, स्टीम के अंदर सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रेस्पेक्ट बाय अदर्स, ये सब स्टीम के अंदर आ जाता है। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें मॉरलिटी, क्रिएटिविटी और स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रीजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। क्या होता है कि जब आदमी की फिज़िकल नीड्स पूरी हो जाती है तो वो सेफ्टी की ओर जाता है। तो जिसमें सेफ्टी की ओर जाएगा, जब ये सेफ्टी वाली नीड्स पूरी हो जाएगी तो देन ही विल मूव टूवर्ड्स दी फ्रेंडशिप एंड फैमिली की ओर देखेगा। और जब ये इस लेवल की, थर्ड लेवल की भी जब जो नीड्स पूरी हो जाती है, आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तो वो जाता है सेल्फ एस्टीम की ओर, जहाँ पर रेस्पेक्ट की बात आ जाती है कि रेस्पेक्ट खुद को भी करना, दूसरे भी उसकी रेस्पेक्ट करें और कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और फिर जब आपकी ये इस लेवल पर भी जब आपकी नीड्स पूरी हो जाती है तो फिर पर्सन गोज़ बियॉन्ड दैट,
कि जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, मॉरलिटी की ओर सोचता है, क्रिएटिविटी की ओर सोचता है, इस तरह से वो हायर लेवल की ओर चला जाता है, यानी कि जो कि बुद्धि के लेवल पर हम कह सकते हैं। और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। अपने इस सिद्धांत में मास्लो ने मानव आवश्यकताओं के कई स्तर बताए जो ये हैं। अब जैसे मानव की जो आवश्यकताएं हैं उसके अंदर इनको ये 5 जो स्टेप्स हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें से क्वेश्चन आता है कौन सा किसके अंदर है, ये भी आ जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकता जो कि दैहिक आवश्यकता जो कि फिजियोलॉजिकल, और सुरक्षा अवस्था जो कि सेफ्टी वाली। फिर सामाजिक आवश्यकता जिसके अंदर संबद्धता स्नेह की आवश्यकता जो लव एंड बिलोंगिंग, सम्मान की आवश्यकता एस्टीम, एंड बौद्धिक आवश्यकता जो कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता, यानी कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की और खुद के लिए आत्मा के लिए, या कह सकते हो स्पिरिचुअल लेवल पे स्टार्ट थिंकिंग। एंड जो ऊपर है उपयुक्त को निम्न स्तरीय, हाँ और एक ये लेवल के आधार पर भी क्वेश्चन आ जाता है। 1 को जो है निम्न स्तरीय कहा गया, जो 1 जिसमें ये व्यक्तिगत आवश्यकता है जो कि फर्स्ट सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल जो है वो निम्न स्तरीय, एंड सेकंड एंड थर्ड को उच्च स्तरीय आवश्यकता भी कहते हैं। सेकंड एंड थर्ड में आ जाता है ये लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तीनों पॉइंट हायर लेवल में आ जाते हैं। ओके, तो ये था मास्लो की थ्योरी। और नाम है गेगनेज लर्निंग हायरार्की, रॉबर्ट गेने का अधिगम सिद्धांत। इसमें 8 लेवल ऑफ लर्निंग्स बताई गई है। तो 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग्स, इनको भी हमको सीक्वेंस से याद रखना है। तो इसके लिए मैंने जो है शॉर्ट में से इसका ये ट्रिक बनाई है, जिसके अंदर हम सबसे पहले सिग्नल लर्निंग है, जैसे फर्स्ट स्टेप तो एस हो गया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग है, फिर से एस है, फिर साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग, तो कई सारी जगह पर कनेक्शन लर्निंग भी है, तो पी और सी दोनों हो गए। फिर है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग जो कि ये यहाँ पर भी आ गया। फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, तो कहीं पर सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग भी होता है, तो मल्टीपल मैंने दोनों लिखा है यहाँ पर। फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, और देन प्रिंसिपल लर्निंग, और ये प्रिंसिपल लर्निंग एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसकी जगह पर कई सारी जगह पर ये प्रिंसिपल लर्निंग लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट लर्निंग लिखा हुआ है, ये डबल पी। ओके, तो इनको 2 भागों में बांटा गया। मोर टू बिहेवियरल एस्पेक्ट, जो कि यहाँ पर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग से ये सिग्नल लर्निंग का जो है इसको यहाँ पर ये, और फिर जहाँ से कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग और प्रॉब्लम लर्निंग आ जाता है, तो ये मोर टू कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी कि जो ये बुद्धि के लेवल पर हो गया और ये बिहेवियर के लेवल पर है। इस तरीके से इन्होंने 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग बताए। तो सिग्नल के अंदर जैसे यहाँ पर इस इमेज के अंदर हम देखें तो यही हो जाता है, ये सिग्नल लर्निंग, अब बेल बजाना, फिर स्टिमुलर रेस्पॉन्स, जैसे हम फूड दिखाते हैं तो लार टपकती है, और साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग, ये सारे। अब हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं आगे। गेगने ने अधिगम की निम्नलिखित 8 परिस्थितियों की व्याख्या की है। इनके अधिगम के स्तर की व्यवस्था इस प्रकार है। 8 लेवल्स ऑफ जो कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। सिग्नल लर्निंग, जिसके अंदर सिग्नल लर्निंग के अंदर संकेत अधिगम, तो संकेत, द लर्नर मेक्स अ जनरल रेस्पॉन्स टू अ सिग्नल, जैसे शिक्षार्थी किसी संकेत के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे कोई कार है, वो जो साउंड करती है, वो हॉर्न बजाती है, तो इसका मतलब है कि आप उसको रास्ता देना है। रेड सिग्नल देखा तो मतलब कि आपको वहाँ रुकना है। और या फिर हम कह सकते हैं कि भाई किसी ने बिंदी लगा रखी है या सिंदूर लगाया हुआ है तो मांग भरी, तो उसका मतलब है कि वो शादीशुदा है। और इस तरीके से हम इसको सिग्नल के द्वारा लर्निंग होती है, ये बताया फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। द लर्नर मेक्स ए प्रेसाइज रेस्पॉन्स टू अ सिग्नल,
कोई भी सिग्नल होता है तो उससे उसके आधार पर वो प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि एक बॉय है रोहित, स्टॉप्ड एट द सिग्नल व्हेन इट टर्न रेड, और जब सिग्नल जब रेड होता है तो रुक जाता है, और जब वो ग्रीन होता है तो देन स्टार्ट वॉकिंग। दिस हैपन्स बिकॉज आवर ब्रेन रेस्पॉन्स डिफरेंटली टू डिफरेंट स्टिमुले। किसी को देखकर उत्तेजित होना, जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि किसी को देख कर के हम अचानक से एक्साइटमेंट होते हैं और एक्साइट होते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं, तो ये इसके अंदर सेकंड स्टेप है। देन है चेनिंग। चेनिंग साइकोमोटर कनेक्टिंग। तो श्रृंखला अधिगम, द कनेक्शन ऑफ ए सेट ऑफ इंडिविजुअल स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स इन अ सीक्वेंस, यानी एक के बाद एक कनेक्शन होता है, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ का ट्रिगर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने मान लो कोई हमारी मनपसंद चीज़ आइसक्रीम खाई, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आइसक्रीम खाई तो हमें क्या हुआ, हमें बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, एनर्जी मिली। तो एनर्जी मिली तो हमने क्या हमने हमारी जो वर्क एफिशिएंसी वो बढ़ गई, वर्क एफिशिएंसी बढ़ी तो उससे हमारा जो काम है वो जल्दी ख़त्म हुआ, हमारा गोल अचीव हुआ। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, एक के बाद एक को उसका एक चीज़ दूसरे को ट्रिगर करती है। चेनिंग जिसमें साइकोमोटर कनेक्टिंग। नाउ वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। द लर्नर मेक्स एसोसिएशन यूजिंग वर्बल कनेक्शन। क्या करता है कि वो कैसे बात करनी है, पहले क्या करते हैं हम, जब कुछ भी बात करनी होती है कुछ, तो हम उसका मेथड अप्लाई करते हैं, सोचते हैं कि मुझे ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, हाउ टू टॉक एंड मेथड टू टॉक, वी फ्रेम सेंटेंसेस कई बार। तो ये दिस इज़ वर्बल एसोसिएशन। फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। जब आपने वर्बल एसोसिएशन कर लिया, यहाँ पर आपको इतनी समझ आ गई, दैन आप लर्नर मेक्स डिफरेंस रेस्पॉन्सेज टू डिफरेंट स्टिमुलाई दैट आर समवॉट अलाइक। शिक्षार्थी अलग अलग उत्तेजनाओं के प्रति अलग अलग प्रतिक्रियाएं करते हैं जो कुछ हद तक समान होती है, और यह वह प्रक्रिया जिसमें हम समान घटनाओं के बीच भेदभाव करना सीख जाते हैं। यानी कि दो एक जैसी अगर सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं कि हम वो लर्निंग आ जाती है उनमें डिफरेंस करना, और उत्तेजना एक दूसरे से मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन हम अंतरों को पहचानना और प्रत्येक पर अलग अलग प्रतिक्रिया करना सीखते हैं, और क्या सही है क्या गलत है इसका भेद करना हम सीख जाते हैं। सो वी लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या होता है भाई, दोनों में ही 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 लाइनें होती हैं, लेकिन हमको उसमें दोनों में डिफरेंस करना आ जाता है। ये है पॉइंट। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लर्निंग, 6 स्टेप। तो कॉन्सेप्ट, जब कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमको कॉन्सेप्ट लर्निंग भी आ जानी चाहिए। कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रत्यय अधिगम। द लर्नर डेवलप्स द एबिलिटी टू मेक अ जर्नलाइज्ड रेस्पॉन्स बेस्ड ऑन ए क्लास ऑफ स्टिमुलाई। शिक्षार्थी उत्तेजनाओं की श्रेणी के आधार पर सामान्यकृत प्रतिक्रिया करने की क्षमता विकसित करता है। We learn to form concept based on direct observation of phenomena in the world around us. हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं और फिर उसके आधार पर हम हमारे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और फिर उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि उसमें अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं, यानी रेस्पॉन्ड करते हैं। सो वी ऑब्जर्व कॉइन्स एंड व्हील्स एंड फॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर। हम देखते हैं एक कॉइन है वो भी राउंड है, और व्हील है वो भी राउंड है, तो क्या हुआ, फॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर। इस तरीके से एक सर्कुलर का हम कॉन्सेप्ट बना पाते हैं। दैन रूल लर्निंग। तो रूल लर्निंग या फिर प्रिंसिपल लर्निंग दोनों एक ही बात है, जो मैंने वहाँ पे ऊपर प्रिंसिपल लर्निंग लिखा हुआ है और यहाँ पे रूल लर्निंग। अधिनियम या सिद्धांत अधिगम। ए रूल इज़ अ चेन ऑफ कॉन्सेप्ट लिंक टू डेमोन्स्ट्रेटेड बिहेवियर। एक नियम प्रदर्शित व्यवहार से जुड़ी अवधारणाओं की एक श्रृंखला है। फॉर गेगने, अ रूल अलाउज अस टू बिहेव इन अ कंसिस्टेंट और रेगुलर वे इन द फेस ऑफ अ वेराइटी ऑफ इवेंट्स और फेनोमेना। हम जब रूल बना लेते हैं तो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम व्यवहार करते हैं।
गेगने के लिए क्या, एक नियम हमें विभिन्न घटनाओं या परिघटनाओं के सामने सुसंगत या नियमित तरीके से व्यवहार करने की अनुमति देता है। तो हमारा क्या होता है कि कार्य इजी हो जाता है जब रूल बनाते हैं कि हमको उधार देना है, जैसे रूल बनाया हमने कि उधार नहीं देना है, या कई सारे रूल बनाते हैं कि भाई हमको कैश पेमेंट नहीं लेना है, हमको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना है। इस तरीके से आप कोई भी रूल बना सकते हो। तो ये रूल बनाना। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो समस्या समाधान अधिगम, जब लर्नर डिस्कवर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ previously learned rules and applies them to solve a novel situation। जब लर्नर क्या होता है कि जो पहले जो सारे कॉन्सेप्ट है वो सारे सीखे, रूल्स अपने प्रीवियसली जो कुछ सीखा उसने, और फिर क्या करेगा कि वो जो उसने सीखा पहले और उसको आप एक जब कोई सिचुएशन आएगी, नई स्थिति जब आएगी तो उसको अप्लाई करेगा, उसको जो प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। शिक्षार्थी पहले से सीखे गए नियमों के संयोजन की खोज करता है और एक नई स्थिति को हल करने के लिए उन्हें लागू करता है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स दोज इंटरनल इवेंट्स यूजुअली कॉल्ड थिंकिंग, यानी मेंटली है ना वर्कआउट करना होता है। विदाउट नॉलेज ऑफ द requisite rules the problems cannot be solved। the problems cannot be solved यानी कि पहले से अगर आपको बिना आपने पहले तो सोचना होता है अंदर, आपने जो कुछ भी इंटरनली इवेंट उसके सोचे, और बिना किसी पहले अगर आपको नॉलेज नहीं है, कुछ रूल्स का पता नहीं है ना, तो क्या होगा कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर भी क्या होता है कि हम माइंड का भी यूज़ करते हैं और साथ में हमने अगर उसके जो रूल्स को अगर हम अप्लाई करते हैं, उसके जो रूल्स हमें मालूम है, उसके रूल्स अगर पता है और हम उसे अप्लाई करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अदरवाइज़ वो पर्टिकुलर जो मैथ्स का क्वेश्चन है या सम है वो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और रियल लाइफ के अंदर भी ऐसा ही बताया गया। तो ये गेगने की थ्योरी थी ना। एक और जो थ्योरी है वो है, ये थ्योरी अलग से है, जो कि बंडूरा की बहुत ही स्पेशल थ्योरी है और बहुत ही इसको मैंने अलग से लिया है। इसमें से भी क्वेश्चन आता है। बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं इसको, और इसको शॉर्ट नेम के अंदर ये कुछ दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये यहाँ पर लिखा है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है इसको, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ओके। तो इसको जो अल्बर्ट थ्योरी, ये बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, फादर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी कौन है? अल्बर्ट बंडूरा, और ही वॉज बोर्न December 4, 1925 in a small town in northern Alberta, कनाडा में बोर्न हुए थे। ये फादर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए है। इन 1949 ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया विथ अ डिग्री इन साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी के अंदर उन्होंने डिग्री ली थी। He received his PhD in clinical psychology from the University of Iowa in 1952. Bandura was elected as the president of the American Psychological Association in 1974. यानी कि वो प्रेसिडेंट थे कहाँ के? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के। तो सोशल लर्निंग थ्योरी soon became known as social cognitive theory. This theory provides a framework for understanding, predicting and changing human behavior. ये जो इसकी इम्पॉर्टेंट जो है इस थ्योरी का पार्ट ये है कि ये थ्योरी क्या करती है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए और ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए। इट इज़ फोकस्ड ऑन हाउ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ऑपरेट कॉग्निटिवली on their social experiences and how these
कॉग्निशंस, देन इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, यानी कि इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे और वयस्क अपने सामाजिक अनुभवों पर संज्ञानात्मक रूप से कैसे काम करते हैं और ये अनुभूतियाँ व्यवहार और विकास को कैसे प्रभावित करती है। यानी ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की। आइए देखते हैं और थोड़ा सा और इसके अंदर सोशल लर्निंग थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंडूरा एंड एम्फेसाइजेस लर्निंग सोशल कंटेक्स्ट से होती है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि जो कुछ सीखते हैं हम वो सोशल सोसाइटी से सीखते हैं, हम सोशल कंटेक्स्ट से हमारी लर्निंग होती है। और पीपल आर क्या कहते हैं कि जो लोग हैं वो एक्टिव एजेंट है और एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी कि हम एनवायरनमेंट से को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और एनवायरनमेंट से हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू बंडूरा, पीपल ऑब्जर्व बिहेवियर आइदर डायरेक्टली थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। जो बंडूरा का कहना है कि जो हम क्या करते हैं कि या तो हम बिहेवियर को डायरेक्टली हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तब ऑब्ज़र्व करते हैं, और अदरवाइज़ क्या करते हैं इनडायरेक्टली हम ऑब्ज़र्व करते हैं, या तो डायरेक्टली करते हैं या फिर इनडायरेक्टली करते हैं। ऑब्ज़र्विंग बिहेवियर थ्रू मीडिया, जैसे कि टीवी देख कर के, मॉडल जैसे जो मॉडल्स होते हैं उनको देख के कि भाई कैसे चल रहे हैं और कैसे उनका बोलने का तरीका है, कैसे रहने का तरीका उससे, एंड पिक्चर्स के द्वारा आर्टिस्ट को कोई भी जो जैसे टीवी आर्टिस्ट है या स्टेज आर्टिस्ट है उनको हम इमिटेट करते हैं, कॉपी करके हम सीखते हैं। एक्शंस दैट आर रिवॉर्डेड आर मोर लाइकली टू बी इमिटेड। जो एक्शन, जो कुछ भी हम एक्शन करते हैं जिसमें हमको रिवॉर्ड मिलता है तो हम क्या करते हैं उसको और करते हैं। वाइल दोज दैट आर पनिश्ड आर अवॉइडेड, यानी कि जिसमें यदि अगर पनिशमेंट मिलता है और या उसकी क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो बंडूरा के अनुसार लोग या तो प्रत्यक्ष रूप से दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से, वही हिंदी में है, मीडिया के माध्यम से व्यवहार का अवलोकन करते हैं। जिन कार्यों को पुरस्कृत किया जाता है उनकी नकल किए जाने की अधिक संभावना होती है, जबकि जिन कार्यों को दंडित किया जाता है उनसे बचा जाता है। ओके, तो बंडूरा का जो है कि एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है उनके कि दी बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट अगर यदि जैसे आता है कि भाई बंडूरा का जो एक्सपेरिमेंट किसने किया, मैच दी कॉलम में, तो बोबो डॉल का किया, और ये कब किया, अर्ली 60s में किया। तो उसमें क्या था, एक ग्रुप के बच्चों ने डॉल के साथ मारपीट करते देखा और वैसा ही बिहेव किया उस ग्रुप के बच्चों ने, और दूसरे ग्रुप के बच्चों ने जो बच्चे डॉल के साथ अच्छा व्यवहार होते हुए देखा उन बच्चों ने क्या किया, डॉल के साथ अच्छा व्यवहार किया। तो हम इमेज के साथ देख लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर पीटते हुए देख रहा है तो वो क्या करेगा, बच्चा उसी को एक ग्रुप जो है उसी को इमिटेट कर रहा है, पीटेगा। और यदि अगर डॉल के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, देखो ये भी पीटता हुआ नजर आया, अभी जैसे मान लो बहुत प्यार से रखा हुआ है तो वो क्या करेंगे कि बहुत प्यार से उसको रखेंगे। तो यही एक्सपेरिमेंट है इसका, यानी कि कॉपी करना, जैसा देखा वैसा ही किया बच्चों ने। तो की फैक्टर्स ऑफ सोशल लर्निंग सक्सेस, इसकी सफलता के जो कारण थे वो ये 4 कारण हैं और इनके चारों कारण को सीक्वेंस से लर्न करना है। तो ARRM, अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। इन ऑर्डर टू लर्न, हम कोई भी चीज़ सीखेंगे तो हम ध्यान देंगे तभी सीख पाते हैं, अगर हमारा ध्यान नहीं है तो हम नहीं सीख पाते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू लर्न यू नीड टू बी पेइंग अटेंशन इफ़ द मॉडल इज़ इंटरेस्टिंग और देयर इज़ ए नोवेल एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन यू आर फार मोर लाइकली टू डेडिकेट योर फुल अटेंशन टू लर्निंग। यानी कि सीखने के लिए आपको क्या करना होता है, ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। यदि मॉडल दिलचस्प है, अच्छा है, या कोई स्थिति का नया पहलू है, यानी कोई नई चीज़ है, तो क्या होता है इसकी सीखने की जो संभावना होती है वो
पूरी हो जाती है। यानी कि आपको क्या करना है, उसमें आपको पूरी तरह से डेडिकेट, पूरा ध्यान देकर सीखने में आप लगा पाएंगे। यदि अगर अच्छा है, नई स्थिति है, दिलचस्प है, तो आप अपना पूरा ध्यान देंगे और सीखेंगे। और जब सीखने के बाद में क्या सेकंड स्टेप होगा, रिटेंशन। जो कुछ हमने सीखा तो उसको हमको स्टोर भी तो करना है, राइट? The ability to store information is also an important part of the learning process. Retention can be affected by a number of factors, but the ability to pull up information later and act on it is vital to observational learning and recall it later. जो कुछ हम जो कुछ सीख रहे हैं उसको हमको क्या करना है, इंफॉर्मेशन को हमको उसमें हमारे अंदर रखने की हमारे में एबिलिटी होनी चाहिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको अंदर रखते हैं और जब हमको ज़रूरत है तो उस इंफॉर्मेशन को हम बाहर वापस लेकर आ सकते हैं और उसके आधार पर फिर हम कार्य कर सकते हैं और उसको ज़रूरत पड़ने पर, इसीलिए यहाँ पर लिखा रिकॉल इट लेटर। और थर्ड स्टेप आ जाता है इसका रिप्रोडक्शन। पहले हमने क्या किया, लर्निंग की, हमने अटेंशन किया, ध्यान दे करके सीखा, फिर हमने उसको रिटेन किया, और फिर अब जब रिप्रोडक्शन, वंस यू हैव पेड द अटेंशन टू द मॉडल एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन, आपने रिटेन कर लिया इंफॉर्मेशन का, फिर इट इज़ टाइम टू एक्चुअली परफॉर्म द बिहेवियर यू ऑब्जर्व। जो कुछ बिहेवियर आपने ऑब्जर्व किया, यानी आपने जैसे किसी को क्रिकेट मैच का जैसे बहुत अच्छे से आपने जो कुछ ध्यान दे करके कुछ स्टेप्स आपने सीखे, बॉलिंग करना या बैटिंग करना, और फिर आपने उसको रिटेन किया, और फिर नाउ आपका टाइम आ गया एक्ट करने का। तो इट इज़ टाइम टू एक्चुअली परफॉर्म द बिहेवियर यू ऑब्जर्व। जो कुछ आपने सीखा उसको अब एक्चुअल में टाइम आ गया। फर्दर प्रैक्टिस ऑफ लर्न बिहेवियर लीड्स टू इम्प्रूवमेंट एंड स्किल एडवांसमेंट। अब जब आपको एक्चुअल में परफॉर्म करने का आया और उसके बाद में क्या जो कुछ सीखा उससे और उसमें इम्प्रूवमेंट करना और स्किल को एडवांस अपनी करना, एडवांसमेंट की ओर लेकर जाना, सुधार करना उसमें और तरक्की करना, ये इसके अंदर रिप्रोडक्शन में। जब आपने रिप्रोडक्शन का भी कर लिया, मोटिवेशन फोर्थ स्टेप। तो फाइनली इन ऑर्डर फॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग to be successful you have to be motivated to imitate the behavior that has been modeled. Reinforcement and punishment play an important role in motivation. जब आपने finally in order to observation, जो कि आपने ऑब्जर्व किया सक्सेसफुली और आपने उसको कॉपी भी किया, और यदि अगर आपको उसमें रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन, तो यदि अगर आपको उसमें रिवॉर्ड मिलता है या आपको उसको कहेंगे कि आपकी तारीफ़ की जाती है, तो आप क्या करेंगे, उसको दोबारा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यदि अगर आपको पनिश किया जाता है या आपकी उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो यू विल नॉट डू। तो इसको हिंदी में यही लिखा हुआ है, अवलोकन संबंधी सीखने को सफल बनाने के लिए आपको उस व्यवहार का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना होगा जिसे मॉडल किया गया है। सुदृढ़ीकरण और दंड प्रेरणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी। एक बार तो जो कुछ आपने सीखा वो आपने एक बार तो कर दिया, लेकिन अगर उसे दोबारा करना है तो नीड मोटिवेशन, इसलिए ये फोर्थ पॉइंट है। Now, while experiencing, these motivators can be highly effective. So, can observing others experiencing some type of enforcement or punishment, यानी कि जबकि इन प्रेरकों का अनुभव अत्यधिक प्रभावी हो सकता है, उसी प्रकार दूसरों को किसी प्रकार से सुदृढ़ीकरण या दंड का अनुभव करते हुए देखना भी अत्यधिक प्रभावी हो सकता है। यानी एक बार यदि अगर आपने काम कर लिया, जो कि मैंने बताया था अभी, तो यदि मोटिवेशन मिला तो दोबारा करेंगे, यदि अगर पनिशमेंट मिला तो वो आप दोबारा नहीं करते। और यदि अगर किसी को पनिश होते हुए आपने देखा तो आपको उससे भी
सीखने को मिलता है कि आप उस कार्य को नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू सी अनदर स्टूडेंट रिवॉर्डेड विथ एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर बीइंग टू क्लास ऑन टाइम, यानी कि कक्षा में टाइम पर जाने से उसको बच्चे को, किसी स्टूडेंट को, विद्यार्थी को एक्स्ट्रा क्रेडिट यानी एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसको दिए जाते हैं, तो देन यू माइट स्टार्ट टू शो अप ए फ्यू मिनट्स अर्ली ईच डे। आप भी क्या करोगे, उसको इमिटेट करोगे और फिर आप भी जल्दी आना शुरू कर दोगे। तो ये थी बंडूरा की थ्योरी, इसमें सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें सबसे पहले कहा कि भाई अटेंशन, स्टिमुलई, फोकस, देन रिटेंशन, रिचार्ज, इनकॉर्ड, यानी कि आपको अंदर आपने रिटेन किया, देन मोटर रिप्रोडक्शन, फिर आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे, और फिर मोटिवेशन, रिवॉर्ड, री इन्फोर्स, जब आपको कोई मोटिवेशन मिलेगा तो आप उसको दोबारा करेंगे। तो ये बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, बंडूरा की कौन सी थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये थी हमारी सारी थ्योरीज़ कंप्लीट हो गई है और ये पार्ट 2 वीडियो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यूजीसी नेट में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय।